वक्फ के मामले को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर किसके पक्ष में फैसला आने वाला है, किसके फेवर में फैसला आने वाला है। लेकिन आज हम उस महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे जो अभी भी पेच को फंसा सकता है। दरअसल 3 दिन तक लगातार आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बहस हुई। लगातार दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा। पहला दिन उन तमाम लोगों को दिया गया जो इस बिल के, इस कानून के विरोध में थे। उन्होंने अपनी बातों को सीजिया के सामने मजबूती से रखा। और दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरे दिन उन तमाम सरकारी वकीलों को दिया गया जो सरकार के पक्ष में, इस कानून के पक्ष में, अमेंडमेंट के पक्ष में बोल रहे थे। उन लोगों ने भी मजबूती से अपनी बातों को रखा। और तीसरे दिन दोनों को वक्त दिया गया आधा आधा, यानी कि जो इस कानून के विरोध में थे और जो पक्ष में थे, यानी कि सरकारी पक्ष, दोनों लोगों को आधा आधा वक्त दिया गया। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट नतीजे पे पहुंचा, लेकिन फैसला सुनाने से पहले यह कह दिया गया कि इसको अभी सुरक्षित रखा जाता है, आगे फैसला सुनाया जाएगा। यानी कि अब फैसला सुनाने की बारी है। लेकिन उससे पहले अगर एडवोकेट अनस तनवीर की बात करें तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। और ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मामला अभी भी गंभीर है, जिसको लेकर कोर्ट रूम में बातचीत हुई। और अनस तनवीर जो पूरे वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब सुनवाई चल रही थी, जब दोनों पक्षों में बहस चल रहा था। और अनस तनवीर, मैं बता दूं कि इस जो कानून है इसके विरोध में है। और उन्होंने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए उस पर उन्होंने बातचीत किया। और बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने तमाम बातों को बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना और समझना चाहिए, चाहे आप इस बिल के पक्ष में हो चाहे विरोध में हो। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल कोई हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष है ही नहीं। एक पक्ष है जो सरकार का पक्ष है और दूसरा पक्ष है जो इस बिल के, इस कानून के विरोध में है। तो सरकार तो सभी का है, हमारा है, आपका है। तो ये हिंदू पक्ष कैसे हुआ? ये तो सरकार का पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो इस कानून के विरोध में है, अमेंडमेंट के विरोध में है। तो ये दोनों पक्ष हैं, उन्होंने साफ क्लियर किया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है, उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि एएसआई उन तमाम प्रॉपर्टी पे जो एसआई के अंडर में आएगा, उसके बाद वक्फ का, आप ध्यान सुनिएगा, वक्फ का कब्जा वहां से हट जाएगा, यानी कि वक्फ का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन उन्होंने तथ्य दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष में ऐसा नहीं होता। हिंदू के पौराणिक मंदिर है जिसका रख रखाव, देखभाल 100 साल से 200 सालों से जो है वो एएसआई करती आ रही है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग वहां पर पूजा भी करते हैं। तो फिर ऐसा वक्फ के मामले में क्यों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक धर्म में कुछ और दूसरे धर्म में कुछ और, ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो तमाम मामलों में कहा जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी 1000 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, तो सरकार को ये कैसे मालूम कि 1000 गुना से ज़्यादा ये प्रॉपर्टी बढ़ी है, ये संपत्ति बढ़ी है? क्योंकि अब तक जो है तमाम राज्यों को देखें तो कहीं सर्वे नहीं करवाया गया। पूरे देश भर में सिर्फ 2 राज्य अब तक ऐसे हैं जिसमें सर्वे करवाया गया है। तो सरकार को कैसे मालूम कि ये 1000 गुना से ज़्यादा बढ़ी है? और कई महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि ज़मीन के कब्जे को लेकर लगातार व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पर और तमाम कई चैनलों पर भी ये बात लगातार कही जाती है कि जहां वक्फ जो है अपना झंडा गाड़ दे, वहां पर वो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में नमाज पढ़ने लग जाऊं, यहाँ अपना झंडा गाड़ दूं, तो क्या कल से सुप्रीम कोर्ट मेरा हो जाएगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आगे उन्होंने कहा कि जो आदिवासी क्षेत्र है, इस कानून में आदिवासी क्षेत्र को लेकर भी बात कही गई है कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर वक्फ जो है वो मान्य नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे मूल अधिकार के खिलाफ है, या तो मैं मुस्लिम धर्म में रहूं या फिर आदिवासी बन जाऊं, जबकि ये तो खिलाफ है। मैं जिस धर्म का हूं मैं उस धर्म में रहूंगा। अगर आदिवासी क्षेत्र से जो लोग आते हैं, क्या वक्फ को लेकर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रखी। और उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण और विवादित मुद्दे को भी छेड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो हाई कोर्ट है
वो कहीं ना कहीं मस्जिद की ज़मीन भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शेर शाह सूरी के वक्त में वहाँ पर मस्जिद था। इसको लेकर हालांकि ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इस पूरे मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हालांकि ये अभी भी मस्जिद पे बनी हुई है और इस मामले को लेकर कोर्ट में हम गए हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर उन्होंने जोर डाला। उन्होंने कहा कि इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें साफ तौर से लिखा है कि अगर किसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे विवाद शुरू होता है और ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जिले का कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में पहुंचता है, तो इस पूरे मामले पर पूरे प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामला तो छोटा भी हो सकता है, एक छोटे से हिस्से का भी हो सकता है। क्या उस छोटे से हिस्से को लेकर कोई विवाद डाल दे और पूरी प्रॉपर्टी सील कर दी जाए? यही सरकार चाहती है कि किसी भी छोटे से मामले को लेकर विवाद खड़ा हो, उसके बाद पूरे प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए। तो ये इस मामले को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही और कहा कि इस तमाम मामलों को कोर्ट अभी ध्यान दे रही है और उस मामले को देखते हुए आगे जो है इस पूरे मामले को पर जो है वो सुनवाई करेगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और पांचवा आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस बिल में कहा गया है, जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें कहा गया कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब क्या है, इसका जिक्र क्यों किया गया है? क्या जो शराब पीता वो मुसलमान नहीं है? इसको कैसे आप साबित करेंगे? जो नमाज नहीं पढ़ता किसी कारणों से, क्या वो मुस्लिम नहीं है? इसको कैसे आप साबित करेंगे? तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा कि इसको साबित कैसे किया जाएगा, सरकार इसको साबित कैसे करेंगी कि पिछले 5 साल से मैं नमाज पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता? क्या सरकार मेरे पीछे कैमरे लगाकर घूमेगी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे गए उनके द्वारा और ये वो फैक्ट हैं जो लगातार कोर्ट में चल रहा है और आपको जानना और समझना चाहिए कि इस मामले के इर्द गिर्द जो है वो तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको देखते हुए आखिर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी बातों को मजबूत तरीके से रखा। सरकार के सामने जो विरोधी वकील थे उन्होंने काफ़ी सारे अपने फैक्ट्स रखे सीजीआई के सामने। तो ये देखना है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।